Good morning, students. So let's begin again where we have concluded yesterday. We have seen certain sums on marginal costing as a revision there. Today we are going to see certain important points on marginal costing. Absolutely, we are going to discuss certain basics on accounting, and then we are going to have some sums on cost sheet as a revision there. So you can see the sum here. Similar sum we have taken yesterday. कल हमने ऐसा ही sum लिया था, but yesterday there were available for 2 years sales and 2 years profit. Today you can see here total cost and profit is given. Now we all are knowing students that sales minus total cost is profit. अगर sales में से आप total cost minus करते हैं, that may be the combination absolutely of fixed cost plus variable cost. तो सेल्स में से आप दोनों कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा. सेम यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आप फॉर्मल मत हो जाना. अगर आपको सेल्स और टोटल कॉस्ट दिया है या फिर आपको सेल्स और प्रॉफिट दिया है, सेल्स और प्रॉफिट दिया है तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 यूज कर सकते हैं. दैट इज करंट ईयर प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय करंट ईयर सेल्स माइनस लास्ट ईयर सेल्स. उसी तरह से यहाँ पे भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं. ये देखिए ईयर 2021 के लिए टोटल कॉस्ट दी है 7.5 लाख, 2022 के लिए 9.5 लाख, प्रॉफिट दिया है 2.5 लाख एंड 5 लाख. अगर इसका पीवी रेशियो निकालना है तो पहले देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट एट द सेम टाइम टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. बस मैथमेटिक के हिसाब से अगर आप साइड चेंज करते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है. सेम इज गिवन हियर दैट यू कैन सी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट को मैं सामने ही रख रहा हूं और ये प्रॉफिट जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको उधर लेके जा रहा हूं. तो प्रॉफिट अगर इधर उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा एब्सोल्युटली, एंड दैट इज हाउ टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अब यहाँ पे हो जाएगा. अगर आप टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो आपका सेल्स आ जाएगा. अगर आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू गिव यू सेल्स. कॉस्ट शीट में भी हमने देखा था कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस. दैट इज व्हाट द इक्वेशन देयर. तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपन करेंगे एंड आप ऐसा बोलिए कि ये प्रॉफिट को हमने एज इट इज रखा. ये देखिए ये इक्वेशन है बेटा बेसिक. तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को एज इट इज रखते हैं अपन, प्रॉफिट प्लस अब इधर का माइनस टोटल कॉस्ट हो जाएगा प्लस टोटल कॉस्ट एंड इज इक्वल टू सेल्स. इस चीज की मैं बात कर रहा हूं. तो बस मैंने इधर उधर लेफ्ट और राइट को इसको घुमा दिया है. दैट वे अराउंड वी आर डूइंग. और अब देखिए हेंस सेल्स फॉर 2021 तो 7.5 लाख प्लस 2.5 लाख. अगर आप देखेंगे कि सेल्स निकालना है तो प्रॉफिट प्लस टोटल कॉस्ट. प्रॉफिट आपका है कितना है, प्रॉफिट आपका 2021 का 2.5 लाख और आपका टोटल कॉस्ट है 7.5 लाख. तो 7.5 प्लस 2.5 तो योर सेल्स इज 10 लाख. और 2022 के लिए निकालेंगे तो 9.5 इज योर टोटल कॉस्ट प्लस योर प्रॉफिट इज 3 लाख. सो इट इज 9.5 प्लस 12 सॉरी 9.5 प्लस 3 is 12.5 lakh is your sales for 2022. और अब हम यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100. So change in profit is nothing but that you can exactly see. Change in profit यहाँ पे बताया current year profit minus last year profit divided by current year sales minus last year sales. और उस तरह से current year profit आपका 3 लाख है, last year profit आपका 2.5 लाख है. current year मतलब जो रिसेंट ईयर है, लास्ट ईयर मतलब जो पहले वाला साल है. तो यहाँ पे 2021 और 22 में करंट ईयर तो 22 हुआ और उसके पहले वाला प्रीवियस हुआ 2021. दैट वे अराउंड इट इज गिवन. So it is 3 minus 2.5 as far as profit is concerned divided by 9.5 sorry divided by sales का फिगर हमने लिया. that is change in profit upon change in sales का हमारा फॉर्मूला है 12.5 minus 10. गलती से एक बार के क्वेश्चन पेपर में ऐसा हुआ था. they have given contribution for 2 years and they have given sales for 2 years. So in spite of contribution that is actually profit. वो actually profit था. So that was the correction in the question paper there. Anyways, this you can see here. So your PV ratio is 20% और आपका PV ratio 20% है. इसका मतलब variable cost आपका 80% है. That is how we are always going to identifying because whatever is the PV ratio मतलब that is the ratio of contribution to sales. So जितना आपका contribution है एक में से माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन तो बचे वाला आपका रेशियो आएगा वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो. तो पीवी रेशियो अगर 20% है इसका सीधा साधा मतलब है आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है. पीवी रेशियो अगर 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 60%. अगर पीवी रेशियो 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 50%. दैट वे अराउंड इट इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड है. तो इस तरह से हमें आगे ये सम को लेके जाना है. यहाँ से आगे फिक्स कॉस्ट निकालनी है जैसे हमने कल के सम में निकाली थी.
टेबल बना के सेल्स माइनस वीसी इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी इज प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपके पास सेल्स है, आपके पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है बिकॉज दैट इज पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का रेशियो 20% आया तो सेल्स का 20% लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट 80% लीजिए सेल्स की एंड एब्सोल्युटली आगे बढ़िए, प्रॉफिट लॉस आगे दिया है तो उसके हिसाब से आपको आगे चलते जाना है। दैट वे अराउंड दिस कैन बी डन। Another few things as far as this particular topic is concerned, so there are certain sums given here for your practice that you can practice them and obviously let us know for any of the doubts there। सारे फॉर्मूले आपके लिए दिए हैं, कल ही मैंने आपको बताया था किस तरह से ये फॉर्मूले निकलेंगे। आगे चलते हैं एंड नाउ वी आर कमिंग, और कुछ चीजें मैं आपके लिए बताना चाहूंगा। as far as entirely journal entries are concerned, we all know that debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business। इसका सीधा साधा मतलब है it is the rule of nominal account where all expenses and losses are debited whereas all incomes and gains are credited, whereas debit the receiver, credit the giver। Personal account debit what comes in the business, credit what goes out, that is nothing but a real account। same is going to reflect in a trial balance when you prepare trial balance। ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती है, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। ये भी हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो डेबिट में क्या आता है, डेबिट में आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग इन ट्रायल बैलेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल salaries, wages, purchase of raw materials, printing, stationery, internet charges and whatnot, any kind of expenses and losses like bad debts, loss by fire, loss by theft, all are debited। Second, all assets and properties along with possessions are debited। For example, tangible, intangible, current, all these assets are debited, cash in hand, cash at bank, all fixed assets, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, goodwill, patent, copyright, investment, all these are debited। Why? Because by trial balance or by accounts rule, all these should have debit balances। So कभी trial balance का अगर क्वेश्चन आया तो डेबिट किसको करना है, all expenses and losses of the business along with all assets, properties and possessions of the business। And third, that is most important, all personal accounts showing debit balances, for example debtors, along with that drawing and bills receivable। तो ये कुछ पर्सनल अकाउंट है जिनका कभी भी डेबिट बैलेंस ही होता है, इनका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। डेटर्स आर द पीपल, the customers from whom money is to be received by the business as business has sold goods to them on credit basis। तो debtors का डेबिट बैलेंस होता है। अब क्रेडिट में क्या बचता है ट्रायल बैलेंस में, तो डेबिट में तीन चीजें बोली स्टूडेंट मैंने। नंबर वन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, डेबिट all assets, properties and possessions of the business and debit all personal accounts which are showing debit balances। अब बचा क्या बेटा, that is credit। क्रेडिट में क्या आता है, credit is credit all incomes and gains of the business, that is the first rule, like sales, like commission received, interest received, dividend received, discount received, anything which is received in the terms of income and gain। सेल्स आपका डायरेक्ट इनकम है क्योंकि वो तो आपका कोर इनकम है जिससे बिजनेस का प्रॉफिट आता है। सो सेल्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर इनकम्स, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, डिस्काउंट, ऑल आर रिसीव्ड। एब्सोल्युटली दीस आर नथिंग बट credit all incomes and gains of the business। second rule is credit all liabilities and claims of the business। सारी liabilities credit होती है। आप बैंक लोन लीजिए, आप लोन फ्रॉम ब्रदर लीजिए, फादर लीजिए, वाइफ लीजिए, कैपिटल along with that bills payable, outstanding expenses, any kind of short term loan, all are nothing but liabilities and should have a credit balances। and last one, all credit all personal account having credit balances, ये liabilities ही होती है। सारे personal account जिनका क्रेडिट बैलेंस आता है मतलब जिनको आपको पैसा देना बाकी है, तो योर सप्लायर्स, योर बैंक हु हैव गिवन लोन टू यू, ऑल शुड हैव क्रेडिट बैलेंसेस। तो याद रखिए। और कुछ अकाउंट है जिनको याद रखना बहुत जरूरी है कि इनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, जैसे कि आरडीडी, बिकॉज़ एनी काइंड ऑफ रिजर्व और प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड शुड हैव क्रेडिट बैलेंस। मैंने बोला था क्लास में भी आपको बताया था, किसी भी तरह का अगर आप प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। along with capital is always going to have a credit balance because it is a liability। bank loan is always going to have a credit balance because it is a liability। सारे liabilities का credit balance होता है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। इस तरह से हमें ट्रायल बैलेंस बनाया। और when we are passing journal entry, there are two famous accounts in the last few years, that is input CGST and input SGST along with output CGST and output SGST। हमें पता है जब भी हम परचेस करते हैं तो हम पे करते हैं, मतलब इट इज एक्सपेंडिचर। सो इनपुट CGST इज डेबिटेड
इनपुट एसजीएसटी इज डेबिटेड, क्योंकि आगे उसको सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया है, तो 12% का अगर टैक्स है तो 6% इनपुट सीजीएसटी आएगा, 6% इनपुट एसजीएसटी आएगा, दोनों डेबिट होंगे, बिकॉज एज अ बिजनेस यू आर परचेसिंग and on purchase whatever you pay is expenditure for you. So it is purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank account. That will be the entry where you are purchasing on GST and obviously their input CGST. अब ये ट्रायल बैलेंस में input CGST और input SGST दोनों डेबिट ही आएंगे, सीधी बात है। अगर इसी तरह से आप गुड्स सेल करेंगे किसी कस्टमर को तो आपको यहाँ पे इनपुट नहीं आएगा, फिर आएगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, and in both these cases absolutely output CGST and output SGST are credited because this you are receiving on the sale of goods and it is income for you. पहले में आप पे कर रहे थे तो एक्सपेंडिचर है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, दूसरे में आप रिसीव कर रहे हैं तो इट इज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। तो याद रखिए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अलॉन्ग विद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। परचेसेस पे जो आप इनपुट ये करेंगे तो डेबिट होगा, सेल्स पे आपको रिसीव होगा, so that is output CGST and output SGST. Hope you are enjoying this. Let's go forward and see what is cost sheet. That is one of the thing which we need to see. Cost sheet is nothing but a simply bifurcation of the cost. कॉस्ट शीट का मतलब क्या है? बाइफिकेशन ऑफ द कॉस्ट है, और इसको किस तरह से बाइफिकेट करना है? तो पहले सारा आपका डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम पॉपुलरली प्राइम कॉस्ट भी बुलाते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू ऐड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एग्रीगेट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, सॉरी एग्रीगेट ऑफ जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको हम ओवरहेड्स बुलाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। सो सारे प्राइम कॉस्ट पहले इकट्ठा करेंगे, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस along with direct expenses, any expenses on purchase of raw material like carriage inward, and all these things are absolutely part and parcel of prime cost. उसी के साथ हमें opening stock of raw material ऐड करना है, closing stock of raw material माइनस करना है। ये फॉर्मेट हम कॉस्ट शीट में देखेंगे। तो कॉस्ट शीट का मतलब क्या है? इट इज द स्टेप बाय स्टेप बाइफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। और कॉस्ट शीट में क्या क्या चीजें आती है मैं फॉर्मेट में आपको बताता हूँ फटाफट। लेकिन कॉस्ट शीट में क्या नहीं आना चाहिए? What is cost? Cost is nothing but a sacrifice which is incurred or which is you can say that done for producing a particular product. यानी कुछ अमाउंट आपने सैक्रिफाइस की है ताकि आप प्रोडक्ट बना पाए, उसको हम कॉस्ट बुलाते हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? तो फाइनेंशियल आइटम कॉस्ट में नहीं आते। इसका मतलब क्या है? जब आप कॉस्ट किसी प्रोडक्ट का बनाते हैं, लेट्स से यू आर मेकिंग आइसक्रीम, यू आर मेकिंग चॉकलेट, फिर क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा, उसके वेजेस पे करेंगे आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, ये सारा डायरेक्ट पार्ट है, इसलिए इसको प्राइम कॉस्ट बुलाएंगे। अब इसमें आप ओवरहेड्स ऐड करेंगे। ओवरहेड इज नथिंग बट अगेन रिपीटिंग total of or aggregate of all indirect expenses related to factory, related to office and administration, and related to selling, distribution and promotion. आप कहीं पे भी जाइए तो ये तीन तरह के ओवरहेड्स आपको मिलते हैं स्टूडेंट। पहला आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और तीसरा सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ओवरहेड्स। आप बोल रहे होंगे ये क्या है सर? अब आप एक कार बनाते हैं तो कार शोरूम में नहीं बनती, कार बनती है फैक्ट्री में। तो कार जब फैक्ट्री में बनती है तो उसके लिए क्या लगेगा? फिर से मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो इनको मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। लेकिन कार बेची कहाँ पे जाती है? शोरूम में। तो सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस। उसके साथ सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन के साथ और भी कहीं पे ये फोर व्हीलर शोरूम वालों का ऑफिस होता है, तो दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसके बिना प्रोडक्ट बनता तो है लेकिन बेचा नहीं जाता, तो उनको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स बुलाते हैं। इन सिंपल टर्म्स अगर हम कॉस्ट शीट देखने जाएंगे तो कुछ ऐसा माहौल बनता है। पहले आप सारी डायरेक्ट चीजें ऐड कीजिए, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों ऐड करेंगे तो आपका आएगा प्राइम कॉस्ट। उसमें आप फैक्ट्री कॉस्ट ऐड कीजिए तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। उसमें आप ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड कीजिए तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। डिटेल फॉर्मेट हमें देखना है। याद रखिए कौन से आइटम कॉस्ट शीट में नहीं आते। दीज आर कॉल्ड एज आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर। नंबर 1, कंपनीज इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स, दैट इज नेवर गोइंग टू कम, क्योंकि इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। दिस इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। टैक्स आप कब देते हैं? इनकम टैक्स जब आपको प्रॉफिट होता है, तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। बट याद रखिए अगर सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, custom duty है, then there is part and parcel of your product and that should be added into the cost sheet. यानी custom duty, excise duty आते हैं। अभी एक्साइज तो है नहीं क्योंकि जीएसटी में मर्ज हो गया एक्साइज। कस्टम आ सकता है बिकॉज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी इसके बाहर है जीएसटी के। सेल्स टैक्स तो नहीं आ सकता, इट इज ऑलरेडी मर्ज्ड इनटू जीएसटी। बट गलती से अगर सेल्स टैक्स,
एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी दिया तो आपको उसको कॉस्ट शीट में ऐड करना है, बिकॉज दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कॉस्ट शीट। आप बोलेंगे कहाँ पे ऐड करेंगे? एक्साइज तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट है, आप प्रोडक्ट बनाएंगे तभी आपको ये देना पड़ेगा। सेल्स टैक्स है तो आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डालना पड़ेगा एंड दैट वे अराउंड द बाफिकेशन इज देयर, ये ऐड करेंगे। लेकिन याद कीजिए एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स इज एक्सक्लूडेड आइटम, मतलब इसको कॉस्ट शीट में लेना ही नहीं है, छोड़ देना है। प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स है ये, जिसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, डिविडेंड पेड और रिसीव्ड, डिविडेंड पे किया है, रिसीव किया, कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स और डिबेंचर, इट इज आल्सो फाइनेंशियल आइटम। अंडरराइटिंग कमीशन, पेबल नोट्स, sorry, underwriting commission payment made, capital losses of the business like loss on sale of plant and machinery, loss on sale of motor car, profit on sale of plant and machinery, profit on sale of motor car, loss भी नहीं आएगा, profit भी नहीं आएगा, because these are the items of capital nature, not having any connection with the cost. Expenses related to the purchase of fixed assets, कोई आप असेट खरीद रहे तो वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं, क्योंकि ये असेट का कॉस्ट बना रहा है, so that way around it is, that is the part of the cost of the fixed asset there, not part of the cost of the product there. Loss made on sale of fixed assets of the company, मैंने आपको बताया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि दैट इज जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सारे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इसको कॉस्ट शीट में जगह नहीं मिलती। उसी के साथ किसी भी तरह का चैरिटी एंड डोनेशन इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ दिस वन। एनी काइंड ऑफ इवन प्रोविजन एज वेल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, लाइक आरडीडी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, किसी प्रोविजन का कोई कॉस्ट में लेना देना नहीं। कॉस्ट इज दैट दीज आर द सर्टेन एक्सपेंसेस which are incurred either directly or indirectly for producing a particular product. तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, इट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। जब आगे बात करते हैं तो इट इज नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड्स एंड देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलिए आपके लिए फॉर्मेट बताता हूं क्विकली, यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉर्मेट कॉस्ट शीट का। डायरेक्ट मटेरियल तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को, आप देख सकते हैं। पहला है पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट, तीसरा टोटल कॉस्ट, चौथा कॉस्ट पर यूनिट। ये जो अमाउंट वाला है कॉलम, यहाँ पे इनर कॉलम बताया है टोटल करने के लिए। अब इसको कॉस्ट को दो तरह से बाइफरकेट किया है, या तो आप टोटल बताएंगे या तो पर यूनिट बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट और पर यूनिट दोनों बताया तो आपको तीन कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला इनर कॉलम अमाउंट का, जहाँ पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। दूसरा आप टोटल कॉस्ट बताएंगे, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, और तीसरा पर यूनिट करेंगे। पर यूनिट मतलब व्हाटएवर कॉस्ट divided by every time number of units sold or number of units produced by the business. Repeating again, per unit निकालना बड़ा आसान होता है। जो भी आपका कॉस्ट दिया है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड गिवन इन द क्वेश्चन कीजिए हर बार, और पर यूनिट कॉस्ट वहां पे लिख लीजिए। अब डायरेक्ट मटेरियल, ऐसा एग्जाम हम देखने वाले। तो डायरेक्ट मटेरियल ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, ऑल कैन सी हियर। डायरेक्ट मटेरियल अगर आप देखेंगे तो देन इट इज गिवन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें सारे एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस भी आते हैं, जैसे कि कैरेज इनवर्ड है, ऑक्ट्रा है, ऑल दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। लेस इसमें करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर आएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? तो इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चार ही आइटम है, तो इससे आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। इसमें आप ऐड करेंगे दो चीजें, दैट इज डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, वेजेस। ये तीनों चीजें एक ही है, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर और वेजेस। तीनों में से जो भी दिया है ऐड कीजिए, उसी के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कीजिए। जब ये सारी चीजें आप ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। इसको हम प्राइम कॉस्ट बुलाते हैं। प्राइम कॉस्ट का सीधा साधा मतलब है द कॉस्ट विदाउट व्हिच अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट ऑल, उसको हम प्राइम कॉस्ट बुलाते हैं। तो ये सारे डायरेक्ट एलिमेंट्स है जो प्रोडक्शन के, जिसके बिना प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद क्या दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनर में टोटल किए है और आउटर में उसका प्राइम कॉस्ट का ही टोटल यहाँ पे लिया है। दैट इज हाउ दिस फॉर्मेट इज गोइंग टू यूटिलाइज। इस तरह से ये फॉर्मेट हमें लेना है। प्राइम कॉस्ट के बाद हमें क्या ऐड करना है, जैसे मैंने आपको बोला तीन तरह के आपके ओवरहेड्स है। Overheads are nothing but the aggregate of all indirect expenses related to factory, related to office or administration, related to selling, distribution and promotion. तो फैक्ट्री जिसको वर्क्स बुलाते हैं, तो फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड में क्या क्या आएगा? फ्यूल, पावर एंड वाटर, लाइटिंग एंड हीटिंग, इनडायरेक्ट मटेरियल, वेजेस ऑफ फोरमैन। फोरमैन मतलब जो सुपरवाइजर, जो सुपरवाइज करता है, खुद जाके काम नहीं कर रहा, वो देख रहे हैं सब लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दैट इज वेजेस ऑफ फोरमैन एंड दैट इज हाउ इट इज इनडायरेक्ट। जो वेजेस पे करते हैं आप, लेबर जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्राइम कॉस्ट। उसी के साथ फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट, ड्राइंग ऑफिस एंड वर्क एक्सपेंसेस,
ये सारे ऐड करने हैं। और भी कुछ शेड्स मैंने आपको क्लास में दिए थे विच इज इन डिटेल कि क्या क्या आता है फैक्ट्री कॉस्ट में, वर्क कॉस्ट में, और उसी के साथ क्या माइनस करना है तो माइनस करते हैं लेस स्क्रैप वैल्यू एंड डिफेक्टिव वर्क्स अगर दिया है तो उसी के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस करना है जो फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा है। अब ये ऐड माइनस करके प्राइम कॉस्ट में इसको सबको ऐड माइनस करेंगे, मतलब फैक्ट्री जो आपको फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए ये सारे ऐड करेंगे, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस करेंगे। अब प्राइम कॉस्ट में ये प्लस करेंगे तो आपका आएगा वर्क्स कॉस्ट और इट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। आगे हमें ऐड करना है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड्स एंड ऑफिस रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस एंड cleaning, office salary, telephone expenses and audit expenses, depreciation on office building and furniture, directors remuneration। कभी कभार ये बारफिकेट करके देते हैं तो 1/3 फैक्ट्री में लो, 2/3 ऑफिस में लो, इस तरह से देते हैं, या फिर तीनों में देते हैं कि फैक्ट्री में कुछ लेना है, ऑफिस में कुछ लेना है और सेल में कुछ लेना है, तो उस तरह से बारफिकेशन लेना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये इन सब का टोटल करना है, ऐड करना है ऊपर वाले वर्क्स कॉस्ट में, तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद आपको क्या ऐड करना है, add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods, this will give you, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। और यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड एज COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें ऐड करेंगे हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ओवरहेड्स, यानी जिनके बिना प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, तो उसमें क्या क्या है, शोरूम एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, कमीशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड कहां पे आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, वो आएगा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के नीचे। मैंने क्या बोला, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस, उसमें आएगा कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेसेस। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग के लिए इसलिए नीचे आएगा। इसी तरह से कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की, और यहाँ पे कैरेज इनवर्ड आएगा प्राइम कॉस्ट में, कैरेज आउटवर्ड आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंडर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ओवरहेड्स। बैड डेट्स इज अ लॉस, अगर आप क्रेडिट पे बेचते नहीं तो कस्टमर डुबा के जाता नहीं, इसलिए बैड डेट्स लॉस है, यहाँ पे बताएंगे आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। उसी के साथ डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूटर, कैरेज आउटवर्ड, वेयरहाउस रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये सब ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। उसमें आपको या तो प्रॉफिट ऐड करना है या तो लॉस माइनस करना है, बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। बहुत बार ये टोटल आपको देते हैं, सेल्स भी देते हैं और आपको बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट या लॉस। तो इस तरह का फॉर्मेट है। अगर फॉर्मेट में आपको सिंपली बताने जाऊं यहाँ पे पूरा करके ये, तो क्या क्या चीजें हैं, लेट मी शो यू द फॉर्मेट हियर सो आई कैन सी दैट इफ आई कैन ड्रॉ अ क्विक फॉर्मेट हियर, एक छोटा सा फॉर्मेट आपके लिए अगर ड्रॉ करता हूं तो आई कैन सी दैट इट इज cost of materials consumed, am I right students, cost of materials consumed सबसे पहली चीज आती है। और ये cost of materials consumed कैसे आती है, that is opening stock of raw material plus purchases of raw material plus expenses on purchases of raw material like carriage inward, octroi and so on, less closing stock of raw material। तो ये चार आइटम प्लस माइनस करेंगे तो cost of materials consumed आएगा, और ये सारे डायरेक्ट है। प्लस इसमें हमें ऐड करना है डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्टिव लेबर और वेजेस, ये अलग अलग नाम देते हैं। फाइनेंस अकाउंटिंग का यही तो ब्यूटी है कि देयर आर एन नंबर ऑफ नेम्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। और फिर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा पीसी। पीसी इज फॉर व्हाट, पीसी इज फॉर प्राइम कॉस्ट। अब एक एक ऐड करते जाएंगे इसमें, प्लस फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, उसी के साथ माइनस स्क्रैप जो हमने लिखा था, उसी के साथ प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, am I right students, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यहां पे ऐड करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, और इसके बाद जो आएगा उसको हम नाम देंगे आपका वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ये आएगा आपका FC और WC, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आया आपका यहाँ पे। अब नीचे चलते हैं, अब क्या ऐड करना है हमें, ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड्स। मैं आपको जानबूझ के
टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ ताकि गड़बड़ ना हो जाए कहीं पे भी, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी। एडमिन और ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के बाद जो आएगा दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माय डियर। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें क्या ऐड करना है, तो हमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग माइनस करेंगे तो आपका आएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसके बाद दो चीजें बचती है बस, प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ओवरहेड्स। ये अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस, ये बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट योर सेल्स। ये छोटा सा फॉर्मेट कॉस्ट शीट का मैंने पूरा किया आपके लिए, आपके मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देख सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम लेना है, पहले रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ गया बेटा, प्लस सिर्फ एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस को याद रखना है क्योंकि इसमें कैरेज इनवर्ड आता है, ऑक्ट्रा आता है और बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो मैंने एक प्रोफार्मा दिया था जहां पे बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी एडेड इनटू एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस। सो प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम में आपको डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर या वेजेस को ऐड करना है, उसी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है, तो आपका आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपको ऐड करना है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट को, उसी के साथ माइनस करना है स्क्रैप को अगर दिया होगा तो, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो आएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। उसके बाद आपको एडमिन और ऑफिस ओवरहेड्स को आपको ऐड करना है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड वो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करना है, तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ओवरहेड्स ऐड करने हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, तो आपका सेल्स आएगा। आप बोल रहे हैं सर ये क्यों करना है कॉस्ट शीट? Cost sheet is very important. Cost accounting, excuse me, is very important. Why? Because cost accounting gives you step-by-step bifurcation of the cost. अगर आपको decision making करनी है business में, so that is not possible without the data which is provided by financial accounting as well as cost accounting. जब तक data आपको financial और cost accounting का मिलता नहीं, तब तक आप ये नहीं कर सकते, इसलिए ये सारा बहुत जरूरी है। एक फॉर्मेट है सिंपल, बस चीजों को याद रखना है। ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आइटम कहाँ पे आता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। These notes I'm sharing with all of you so that you can just go through them. So absolutely these are the notes for you. So this is the first question we are going to solve on cost sheet now. आप देख सकते हैं नीचे, ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट हमें बनानी है जहाँ पे सेल्स दिया है सबसे शुरुआत में, ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को ही स्टॉक बोलते हैं, याद रखिए, स्टॉक एंड इन्वेंट्री वन एंड द सेम। साइंस में यूजुअली इन्वेंट्री बोला जाता है, कॉमर्स में अपन उसको स्टॉक बोलते हैं, बट स्टॉक एंड इन्वेंट्री वन एंड द सेम। बिगिनिंग मतलब ओपनिंग और एट द एंड मतलब क्लोजिंग दिया है, तो रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स तीनों दिया है, परचेस ऑफ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, इन्वेंटरीज एट द एंड दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है। ये अगर सम करना है तो बड़ा आसान करना है इसको, चार चीजें हमें याद रखनी है। पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट मतलब PC, पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट मतलब FC, पार्ट ऑफ ऑफिस कॉस्ट मतलब OC, एंड पार्ट ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन कॉस्ट मतलब SC। ये चार हेड हमें देने जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है, तो इसको अगर आइडेंटिफाई करके रखेंगे बाद में बस उसको फॉर्मेट में ही डालना है। तो सबसे पहले सेल्स दिया है जो एकदम आखिरी में आता है। अब बाद में इन्वेंटरीज की बात करें तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, एम आई राइट स्टूडेंट्स? तो ये पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, इट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एज पर फॉर्मेट। फिनिश्ड गुड्स, इट इज पार्ट ऑफ COGS, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG माइनस करते हैं। तो मैंने बस उस तरह से बाइफरकेशन इसका यहाँ पे ऐड कर दिया। नीचे चलता हूं एंड लेट मी ऐड हियर एज वेल। परचेस ऑफ मटेरियल इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इन्वेंटरी इज एट द एंड, फिर से वही सीक्वेंस दिया है उन्होंने, तो ये प्राइम कॉस्ट है, ये वर्क इन प्रोग्रेस आपका फिर से फैक्ट्री कॉस्ट है, और फिनिश गुड्स आपका COGS का पार्ट है। दैट वे अराउंड बाइफरकेशन करेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है। अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग दिया है मतलब ये सेलिंग कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है मतलब ये ऑफिस कॉस्ट है या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। डन, तो सारा बाइफरकेशन हो गया, बड़ा आसान है। बहुत ज्यादा आइटम्स आएंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, चार ही बाइफरकेशन उठा, एक प्राइम कॉस्ट, दूसरा फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरा ऑफिस कॉस्ट और चौथा
सेलिंग कॉस्ट। इसे ये चारों में ऐड कीजिए। प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, मतलब ऑब्वियसली या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम में जाएगा, या तो डायरेक्ट लेबर में जाएगा, या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में चार आइटम आते हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस तरह का बाइफरकेशन है। चलिए ये देखिए, बाइफरकेशन तो हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, दो कॉलम बनाए, एक इनर अमाउंट के लिए और दूसरा आउटर के लिए। पर यूनिट तो यहाँ पे पूछा नहीं है, पर यूनिट का कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड आर नॉट गिवन। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सोल्ड दिया जाता है तो ऑब्वियसली हर फिगर को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करना है, तो पर यूनिट की फिगर मिल जाएगी। अगर आपका सपोज यहाँ पे 10 लाख का सेल्स दिया है ऊपर, आप देख सकते हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 1000, so obviously 10 lakh divided by 1000, so what is your per unit cost that you can calculate? 10 लाख divided by 1000 करेंगे तो ये देखिए, so it is 10 lakh is your total sales divided by number of units produced or sold are 1000, so 1 2 3 1 2 3, so your per unit cost is rupees 1000। इस तरह से हर बार निकालना पड़ेगा, हर आइटम का निकालना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाट पर यूनिट है। चलिए पहले ये सम आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे। एंड कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, सबसे पहला आइटम क्या लेंगे? एब्सोल्युटली कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड हमें लेना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड लेने के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एम आई राइट? तो मैं चारों आइटम लिख देता हूं, अगर कुछ होगा नहीं होगा तो बाद में लिख लेते हैं, नहीं होगा तो अपन उसको वहां पे चेंज कर देते, होगा तो ऐड कर देते हैं, बड़ा आसान है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल पार्डन मी फॉर माय हैंडराइटिंग, अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है तो कोशिश तो कर ही रहा हूं मैं अच्छा करने की। प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस, इसमें आएगा कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई एंड एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये मेरा फॉर्मेट है, इसको याद तो करना पड़ेगा। याद करने का एक ही तरीका होता है फाइनेंस अकाउंटिंग में, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से याद होता है। फॉर्मेट हमने लिया था, देखा था, एंड वी हैव बीन सॉल्विंग दिस। तो इससे अभी आपका आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। चलिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड लिखता हूँ यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, प्लस डायरेक्ट लेबर plus direct expenses, then I'll be getting my prime cost। फिर मुझे अपना मिलेगा प्राइम कॉस्ट, यहाँ पे मैं प्राइम कॉस्ट लिख देता हूँ। एंड दिस इज माय अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट कैलकुलेशन, प्राइम कॉस्ट ए। चलिए अगर अब ये सारी चीजें हैं तो ऐड कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है क्या स्टूडेंट्स? यस, 50,000 है। उसी के साथ परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल 55,000 है। उसी के साथ एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस यहाँ पे नहीं दिया है, राइट स्टूडेंट्स? यस, इट इज नॉट गिवन हियर। सो 50 प्लस 55 प्लस 0 अभी के लिए। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है क्या? यस, 2000 है जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। तो 50 प्लस 55 प्लस 0 माइनस 2, ये अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 प्लस परचेसेस इज 55,000 plus expenses on purchases dash minus closing stock is 2000। this is my cost of materials consumed। यहाँ पे लाइन मारता हूँ, 1,05,000 माइनस 2000, so my cost of materials consumed is 1,03,000। वेरी इजी। तो ये मैंने इनर के लिए अमाउंट बनाया, आउटर में मैंने टोटल लिखा, पर यूनिट लिखा है तो और एक कॉलम बनाना पड़ेगा तीसरा। इस तरह से हमें ये कॉस्ट शीट सॉल्व करनी है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस दिए है क्या? ये देखिए डायरेक्ट लेबर 60,000 दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं पे है? नहीं दिया, तो यहाँ पे 60,000 ही ले लेता हूँ मैं बस। एंड टेक दिस 60,000 एंड ऐड इट हियर, सो हियर इट इज 60,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस डैश, सो इट इज 1,63,000। वेरी सिंपल, बड़ा आसान है कॉस्ट शीट बनाना, बस फॉर्मेट याद होना चाहिए। और फॉर्मेट मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके आपके लिए बताया था। इसका ऑपरेशन मैंने पूरा दिया था। ये तो कॉस्ट शीट देखिए आपके सामने पूरी है फॉर्मेट वाइज, और उसका और एक सिंपल फॉर्मेट मैंने लिख के यहाँ पे बताया, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम जिसमें 4 आइटम है, प्लस डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, डायरेक्ट वेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसी को प्राइम कॉस्ट बुलाएंगे। उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट ऐड करेंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू अगर रही तो माइनस करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, उसमें एडमिन ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, और उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। और प्रॉफिट अगर दिया है तो ऐड करेंगे, लॉस दिया है तो माइनस करेंगे, नहीं दिया है तो सेल्स दिया होगा तो सेल्स लिखेंगे और सेल्स से आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर इज योर प्रॉफिट और लॉस। दैट इज द सिंपल एंड परफेक्ट फॉर्मेट। ये डिटेल दिखना है तो ये जो मैंने भेजा है ये भी आप देख सकते हैं। अनदर फॉर्मेट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन क्लास। अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करना है, तो ऐड absolutely that is works cost और factory cost। तो वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट को हमें ऐड करना है। देखते हैं वर्क कॉस्ट दिया है क्या, ये देखिए डायरेक्टली दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें दिए 40,000 और उसी के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी दिया है। तो इसको पहले बताता हूँ मैं ऐड करके, यहाँ पे ये 40,000 हमें ऐड करने हैं, उसी के साथ ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP and less closing stock of WIP, less closing stock of WIP। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, लॉन्ग फॉर्म यूज करना, ताकि आपको भी याद है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एक बार देख लेते हैं। 40,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है और 8,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है। तो 40 ऐड करते हैं, 8 माइनस करते हैं, ये 40 ऐड किया और ये 8 बस माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस है। सो 163 प्लस 40 एंड अगेन प्लस 40 ये ऐड करेंगे। तो ये अगर आप देखेंगे तो इट इज 243 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2,35,000 एंड दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। इसको आप बुलाएंगे ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट है या वर्क्स कॉस्ट है स्टूडेंट। एंड दिस इज बी, ये आपका बी आया। अब आपको क्या ऐड करना है, एब्सोल्युटली अब ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स जो आपको क्वेश्चन में दिए। ऐड ऑफिस और एडमिन ओवरहेड्स, दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हैं आप। ऑफिस और एडमिन ओवरहेड डायरेक्टली दिया है या कुछ आइटम दिए है, एडमिन एक्सपेंसेस दिए 13,000 और तो कुछ नहीं दिया, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG दिया है। तो बस इसी को 13,000 को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। This 13,000 if I'm going to add, this will give me cost of production, this is C, the cost of production दिया मुझे and that comes 2,48,000 plus what, plus opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods। ये दिया है क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है स्टूडेंट्स, 1,10,000 इन्वेंट्री एट बिगिनिंग है और 10,000 क्लोजिंग है, मतलब 1,10 ऐड करेंगे और 10 माइनस करेंगे। सो 1,10 यहाँ पे ऐड होगा और 10 यहाँ पे माइनस होगा। सिंपली 1,10 माइनस 10 मतलब 10 को छोड़ देंगे, 1 को ऐड करेंगे। सो इट इज सिंपली 248 प्लस 1, सो इट इज 3,48,000 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज COGS, ये आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एड लास्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये अगर दिया है तो इसको ऐड कर दीजिए। दिया है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए 27,500 है, बस बाकी सारे आइटम तो आ ही चुके हैं। तो ये 27,500 को मैं ऐड करूंगा एंड दैट आई विल बी राइटिंग एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये 27,500 और आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज E। E is your cost of sales and how much is 375,500। अब आपका आएगा प्रॉफिट जो दिया नहीं है, राइट, लेकिन आपको F दिया है
दैट इज सेल्स। सेल्स का फिगर क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट्स एंड दैट इज गिवन 10 लाख। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज योर सेल्स, बट इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, ये 10 लाख में से 375,500 माइनस कीजिए तो बचे वाला आपका आएगा प्रॉफिट। 10 में से 375 गए तो कितना आएगा? ऑब्वियसली इट इज 4 लाख, इट इज 5,25,000, लेकिन उसमें से भी 500 कम करने हैं तो 5,24,500। देखिए दिस इज योर 10 लाख और ये प्रॉफिट को ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। उल्टा जाके निकाला हमने, उन्होंने नहीं दिया था लेकिन सेल्स दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया। बड़ा आसान है बेटा, बस फॉर्मेट है, फॉर्मेट को याद रखो और ये चीज याद रखो कि कौन से आइटम लेने नहीं है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं लेना है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं लेना है, चैरिटी डोनेशन नहीं लेना है, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल आइटम विल नॉट कम लाइक इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, any kind of reserves, any kind of provision, RDD, charity and donations, ये सारे आइटम नहीं आएंगे बिकॉज दीज आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फिर से आप एक बार देखिए एक्सक्लूडेड आइटम्स का लिस्ट यहाँ पे आपके लिए दिया है, जस्ट ऑब्जर्व इट वंस। ये सारे फाइनेंशियल आइटम्स है और इनको हम ऐड नहीं करेंगे। इसी के साथ कॉस्ट शीट का सिंपल फॉर्मेट दिया है जो आप देख सकते हैं। These notes are already shared with you, so just you can go through them. These are already shared in the class as well. We have already discussed it. We are just taking a revision session so that it can be benefiting for all of you, for all those who have taken late admissions or who might have missed the classes because of one or the other important and genuine reason है। तो ये बेसिक फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का जो आपके सामने है, ये उसका डिटेल फॉर्मेट है। उसके पहले कौन से आइटम नहीं लेने ये दिए और यहाँ पे मैंने एक पूरा सम सॉल्व आपको करके बताया कि किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कॉस्ट शीट का सम आता है 4 इसमें डिवाइड कीजिए, पीसी, एफसी, ओसी एंड एससी, दैट इज प्राइम कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। उस तरह से बाइफरकेट करके लिया तो काम बड़ा आसान हो जाएगा आपका। और एक सम शायद नीचे है तो देखते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सम। दिस इज बिट डिफरेंट वन, ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बड़ा आसान है। देखिए क्या बोला है, in a factory 2 types of air conditioners are manufactured, that is A and B. From the following particulars prepare a statement showing cost and profit per AC sold। जो नीचे स्टेटमेंट दिया उससे per AC sold आपका प्रॉफिट निकालना है। There is no opening or closing stock, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेना देना ही नहीं बोल रहा है। A और B दो AC दिए, मतलब यहाँ पे कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी लेकिन दो का अलग अलग, ए का अलग और बी का अलग अलग बनाना पड़ेगा। और पर यूनिट बनाना है क्या देखते हैं। मटेरियल लेबर दिया है उन्होंने अमाउंट में, वर्क्स फॉर रेट चार्ज 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ओके इंटरेस्टिंग, उन्होंने यहाँ पे अमाउंट देने के बजाय आगे कैलकुलेशन के पार्ट में दिया है। उसी तरह से ऑफिस ओवर रेट्स 20% एट वर्क कॉस्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ एसी ए is 40,000 and B is 50,000। during the period 100 A and 100 B ACs were sold। ये टाइम में 100 एसी बेचे गए, ए के भी 100 और बी के भी 100, और सेलिंग एक्सपेंसेस 1000 पर एसी दिया है। और आपको बोला है दैट यू नीड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट, मतलब कॉस्ट शीट बनानी है जहां पे आपको स्टेटमेंट बना के आपको प्रॉफिट भी बताना है और कॉस्ट भी बताना है। सिंपल है, ये देखिए बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेबल ज्यादा करने पड़ेंगे। यू कैन सी पर्टिकुलर्स एसी ए देन ACB एंड ACB, दो कॉलम क्यों, क्योंकि पर यूनिट भी पूछा है। पहले के क्वेश्चन में पर यूनिट का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सोल्ड दिया ही नहीं था। तो हमने टोटल कॉस्ट ही निकाल दिया, एक इनर कॉलम किया और सीधा टोटल कॉस्ट निकाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इनर कॉलम बस ऐड करने के लिए और बस आउटर वाला हम टोटल बताया हमने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 4 कॉलम हमने किए क्योंकि दो तरह के एसी है, ACA और ACB, और पर यूनिट निकालेगा टोटल निकालेगा, इसलिए 4 कॉलम। डायरेक्ट मटेरियल दोनों का ले लिया हमने। ऊपर देखिए बेटा डायरेक्ट मटेरियल दिया है दोनों का 5 लाख और 6 लाख, 2.5 लाख और 2,20,000। ये देखिए 5 लाख और 6 लाख, which you can see here 5 lakh and 6 lakh and then 2.5 lakh and 2.2 lakh। अब इसका पर यूनिट निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितने 100 है, तो बस इसको मैंने 100 से डिवाइड किया है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 इट इज 5,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इट इज 2,500। उसी तरह से 6 lakh divided by 100 is 6,000 and 2,20,000 divided by 100 is 2,200। तो पर यूनिट निकालना बड़ा आसान है। उसके बाद प्राइम कॉस्ट लिखा मैंने क्योंकि ये दो ही आइटम है, देखेंगे ऊपर आप तो यहाँ पे दो ही आइटम है, बहुत ज्यादा है नहीं, सीधा बोला ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, दो ही आइटम है और दोनों से ही प्राइम कॉस्ट बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो इसका प्राइम कॉस्ट आया
7,50,000 अमाउंट में देख सकते हैं आप यहाँ पे, और पर यूनिट डिवाइडेड बाय 100, सो 7,500. 8,20,000 फॉर ACB एंड डिवाइडेड बाय 100, तो 8,200. दैट वे अराउंड इट इज गिवन. तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट आपका आ गया. आगे चलते हैं. नाउ ऐड वर्क्स ओवरहेड 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट. ये देखिए बेटा, वर्क ओवरहेड ऐड करने हैं, लेकिन किसके? 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट लेना है. तो प्राइम कॉस्ट कितनी है आपकी? 7,50,000. तो 7,50,000 का 60% दिया है. सो इट इज दिस वे अराउंड 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60 बाय 100, और 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.60 फॉर A. फॉर B 8.2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.60, क्योंकि 60% दिया है, तो वो आएगा 4,92,000, और इधर आएगा 4,50,000. इसका पर यूनिट निकालना है, फिर से डिवाइडेड बाय 100 किया तो 4,500, और इधर 4,920 आया. फिर से एडिशन किया, एंड नाउ यू आर गेटिंग वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट में आपने ऐड किया ऑफिस ओवरहेड्स, जो दिया है क्वेश्चन में 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. जो प्राइम कॉस्ट आई आपकी, उसका 20% लीजिए. मतलब ये 12 लाख का 20%, 2,40,000. 13,12,000 का 20%, सॉरी 12 लाख का 20%, 2,40,000, और 13,12,000 का 20%, 2,62,400. वो ऐड किया. पर यूनिट निकालना है तो डिवाइडेड बाय 100 किया एज यूजुअल. 2,400 और 2,624 आया. दैट वे अराउंड इट इज हियर. उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर दिया है हमने. 12,000 प्लस 2,400, 12 लाख प्लस 2,40,000, 13,120 प्लस 2,624, और 13,12,000 प्लस 2,62,400. उसमें ऐड किया हमने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन हिट्स, जो दिए हैं उन्होंने क्वेश्चन में 1,000 पर AC. ये देखिए, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन कि सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? ₹1,000 पर AC. एक AC के पीछे 1,000 रुपए है. तो 100 AC आपने बेचे हैं, तो 100 multiplied by 100, that is how it is 1 lakh for A as well as 1 lakh for B. और दोनों का पर यूनिट सेम है, क्योंकि दोनों का पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंसेस उन्होंने 1,000 पर AC दिया है, तो उसको ऐड किया हमने. कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला, और सेल्स उन्होंने दिया है, क्योंकि सेल्स उन्होंने बोला है आपने 100 AC बेचे मल्टीप्लाइड बाय 40,000 फॉर A. A के लिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, और B के लिए उन्होंने बोला है that is 100 ACs are sold but the price is 50,000. तो ये देखिए, तो ये आएगा 40 लाख और ये आएगा 50 लाख. ये टोटल में मैंने लिख दिया. और अगर ऑब्वियसली पर यूनिट के लिए जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पे 40,000 और 50,000 तो डायरेक्टली प्राइस दिया है. तो टोटल आया, आप देख सकते हैं 40 लाख और 50 लाख. और अगर बैलेंसिंग फिगर हमें निकालनी है, मतलब प्रॉफिट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट निकालेंगे 40 लाख माइनस 15,40,000, which will come to 24,60,000. Am I right, students? यहाँ पे आएगा 24,60,000 फॉर ACA, और ACB के लिए क्या आएगा प्रॉफिट? 50 लाख माइनस 16,74,400. मतलब कितना बचा? अगर ऊपर का पकड़ लूं मैं, तो ये आएगा आपका 24,600 प्लस ऊपर के 3 और 30, 33 लाख, और बचे वाला आपका आया 24,600. दिस इज द प्रॉफिट. पर यूनिट ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो आपका जो भी पर यूनिट प्रॉफिट है वो भी आ जाएगा. दिस इज अनदर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट व्हिच यू कैन सी. बड़ा आसान है, क्योंकि पर यूनिट और टोटल यहाँ पे बास्केट किया है क्वेश्चन के हिसाब से ही. और यहाँ पे ज्यादा बखेड़ा है नहीं, ज्यादा आइटम है नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीजों का अलग अलग निकालना था, दैट इज ACA एंड ACB. I hope you enjoyed this and there won't be any problem as far as solving any kind of such sums are concerned. Is application of mind. जब भी ये सारी चीजें करनी है, याद रखिए फॉर्मेट बेस्ड है, तो फॉर्मेट के हिसाब से चलना है, और आइटम उस तरह से ऐड करने हैं या तो एक्सक्लूड करने हैं, नहीं लेने हैं. कॉस्ट शीट में ऐसे कुछ आइटम होते हैं जो नहीं लेना चाहिए. सो as simple as that. I hope you enjoyed this particular lecture. Watch it very carefully and do let me know for any of the doubts. Thank you and all the best. God bless you.